हेलो क्लास 10th, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th सामाजिक अध्ययन लोकतांत्रिक राजनीति का चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर का नेम आप देखो जाति धर्म और लैंगिक मसले। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तो आप अपनी कॉपी और पेन उठाओ और चलो मेरे साथ क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने। अब आप देखो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहला प्रश्न आपके पास आता है, जीवन के उन विभिन्न पहलुओं का जिक्र करें जिनमें भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव होता है या वे कमज़ोर स्थिति में होती हैं। ठीक है, तो अब आप देखो अभी भी काफ़ी सारे भेदभाव आपको पता है कि हुए जाते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर आप कुछ इस तरह से लिखेंगे, हमारे देश में आज़ादी के बाद से महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है। ठीक है, यानी कि सुधार तो हुआ है पर वे अभी भी पुरुषों से काफ़ी पीछे हैं। ठीक है, हमारा समाज अभी भी पितृ प्रधान समाज है, औरतों के साथ अभी भी कई तरह के भेदभाव यहाँ पर होते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट पॉइंट आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, महिलाओं में साक्षरता की दर अब भी मात्र 54% है। ठीक है, साक्षरता यानी कि शिक्षित दर। ठीक है, अब यहाँ से आप मान सकते हो जैसे कि अगर 100 महिलाएं हैं तो उनमें से सिर्फ 54 महिलाएं ही शिक्षित है, इस तरह से ये। ठीक है, जबकि पुरुषों में ये कितना है, 76% है। अब आप देखो स्कूल पास करने वाली लड़कियों की एक सीमित संख्या ही उच्च शिक्षा की ओर कदम बढ़ा पाती है। अभी भी देखो माँ बाप अपने संसाधनों को लड़के और यहाँ पर लड़की दोनों पर बराबर खर्च करने की जगह लड़कों पर ज़्यादा खर्च करना पसंद करते हैं। ठीक है, अब देखो हालांकि ये अब आज के टाइम पे ये बात काफ़ी कम हो चुकी है। ठीक है, इतना नहीं होता, लेकिन अभी भी जो गांव के पिछड़े इलाके हैं वहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा अभी भी चर्चे में है। ठीक है, ये सारी बातें। अब उसके बाद देखो सेकंड पॉइंट है यहाँ पर, साक्षरता दर कम होने के कारण ऊंची तनख्वाह वाले और ऊंचे पदों पर पहुंचने वाली महिलाओं की संख्या बहुत कम है। ठीक है, अब भारत में स्त्रियां पुरुषों से अधिक काम करती हैं किंतु अक्सर उनके काम को मूल्यवान नहीं माना जाता। अब कैसे नहीं माना जाता, ठीक है, जो घर के काम होते हैं, बच्चों की देखरेख करना, खाना बनाना, तो इसको अक्सरतर ये सोच होती है कि लोगों की कि उसको काम में वो नहीं गिनते, जबकि वो भी एक काम है। ठीक है, अब देखो काम के हर क्षेत्र में यानी खेलकूद की दुनिया से लेकर और सिनेमा के संसार तक, और यहाँ पर आप देखो कल कारखानों से लेकर खेत खलिहानों तक महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी मिलती है, भले ही दोनों ने समान काम किया हो। अब आगे देखो फोर्थ पॉइंट है यहाँ पर, भारत के अनेक हिस्सों में अभी भी लड़की को जन्म लेते ही मार दिया जाता है और अधिकांश परिवार लड़के की चाह रखते हैं। इस कारण लिंग अनुपात गिरकर प्रति 1000 लड़कों पर 1927 लड़कियां रह गया है। ठीक है, अब आप देखो अगला है यहाँ पर, भारत में सार्वजनिक जीवन में खासकर राजनीति में महिलाओं की भूमिका नगण्य ही है। ठीक है, आपने देखा होगा जो पॉलिटिक्स होती है उसमें महिलाएं बहुत कम होती है। ठीक है, यानी कि बिल्कुल ना के बराबर है। अभी भी महिलाओं को घर की चार दीवारी के भीतर रखा जाता है। महिलाओं के उत्पीड़न, शोषण और उन पर होने वाली हिंसा की खबरें हमें रोज़ पढ़ने को मिलती हैं। और आप देखो शहरी इलाकों में तो, ठीक है, शहरी इलाके तो महिलाओं के लिए खास तौर से असुरक्षित हैं। वे अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं है क्योंकि वहाँ भी उन्हें मारपीट तथा अनेक तरह के घरेलू हिंसा झेलनी पड़ती है। ठीक है, अभी वैसे आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है। ठीक है, लेकिन अभी भी काफ़ी जगह जो इलाके हैं वहाँ पर ये थोड़ी बहुत होता है। ठीक है, उसके बाद आप देखो प्रश्न 2 है आपके पास, विभिन्न तरह की सांप्रदायिक राजनीति का ब्यौरा दे और सबके साथ एक एक उदाहरण भी आपको देना है। ठीक है, तो इसका उत्तर हम देखते हैं, सांप्रदायिकता राजनीति में अनेक रूप धारण कर सकती है। जैसे कि कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर देखो, सांप्रदायिकता की सबसे आम अभिव्यक्ति रोजमर्रा के जीवन में ही दिखती है। ठीक है, इनमें धार्मिक पूर्वाग्रह, धार्मिक समुदायों के बारे में बनी और आप देखो बनी बनाई धारणाएं और एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की मान्यताएं शामिल है। ठीक है, अभी भी ये लोगों में जो पिछड़ी भावनाएं ये सब चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट यहाँ पर आप देखो, सांप्रदायिक भावना वाले धार्मिक समुदाय राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं और इसके लिए धर्म के आधार पर राजनीतिक दलों का गठन किया जाता है तथा यहाँ पर आप देखो फिर धीरे धीरे धर्म पर आधारित अलग राज्य की मांग करके देश की एकता को नुकसान पहुंचाया जाता है। ठीक है, क्योंकि बार बार मांगें चलती रहती हैं कि हमें ये राज्य अलग करके दो, अलग करके। आपको पता है भारत के भी कितने सारे राज्य नए नए बने हैं। ठीक है, तो ये सब मांग के कारण ही बने हैं। और जैसे कि आप देखो भारत में जो ठीक है, अकाली दल, ठीक है, और हिंदू महासभा आदि दल धर्म के आधार पर बनाए गए। धर्म के आधार पर सिखों की यहाँ पर आप देखो खालिस्तान की मांग इसका उदाहरण है। अब उसके बाद आप देखो थर्ड पॉइंट आप लिखोगे, सांप्रदायिक आधार पर राजनीतिक दलों द्वारा धर्म और राजनीति का मिश्रण किया जाता है। जैसे कि आगे देखो आप, राजनीतिक दलों द्वारा अधिक वोट प्राप्त करने के लिए लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काया जाता है। जैसे कि आप देखो भारत में भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर वोट हासिल करने की कोशिश करती है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है भारतीय जनता पार्टी जो है बीजेपी, उसने बहुत ज़्यादा धर्म को यहाँ पर क्या किया है, सपोर्ट किया है। इसके कारण लोगों में अपना मतलब वो जमाने के लिए, ठीक है, अपना इमेज बनाने के लिए। ठीक है, आगे आप देखो, और यहाँ पर बाबरी मस्जिद का मुद्दा इसका एक उदाहरण है, जैसे कि आपने देखा होगा न्यूज़ में कुछ टाइम पहले चल रहा था। उसके बाद आप देखो यानी कि काफ़ी टाइम से ये
चल रहा है, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले ये बहुत चर्चे में आया था। उसके बाद आप देखो फोर्थ पॉइंट यहाँ पर, कई बार सांप्रदायिकता सबसे गंदा रूप लेकर संप्रदाय के आधार पर हिंसा, दंगा और नरसंहार कराती है। विभाजन के समय भारत और पाकिस्तान में भयानक सांप्रदायिक दंगे हुए थे। अब देखो आज़ादी के बाद भी बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा हुई और 1984 के हिंदू सिख दंगे इसका एक प्रमुख उदाहरण है। ठीक है, तो ये जो दंगे हुए, ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में भी कि हिंदू सिख दंगा कब हुआ था, दंगे कब हुए थे, तो आप बताओगे 1984 में। तो ये जो डेट्स है ना, ये आपको अच्छी तरह से याद कर लेनी है। ठीक है, हिस्ट्री में जो मेन चीज़ें होती है, स्टोरी तो देखो यार कोई अगर पढ़ लेगा तो स्टोरियाँ बन जाती हैं, लेकिन जो डेट्स होती हैं वो याद रखनी होती है। ठीक है, अब उसके बाद आप देखो प्रश्न 3 है यहाँ पर, बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी, यहाँ पर आप देखो, जातिगत असमानताएं जारी हैं। अब इसका उत्तर आप लिखोगे, देखो आधुनिक भारत में जाति की संरचना और जाति व्यवस्था में भारी बदलाव आया है, किंतु फिर भी समकालीन भारत से जाति तथा विदा, यहाँ पर आप देखो विदा नहीं हुए। ठीक है, जो जाति प्रथा है वो विदा नहीं हुई, यानी कि मतलब अभी भी खत्म नहीं हुआ अच्छी तरह से। ठीक है, जातिगत असमानता के कुछ पुराने पहलू अभी भी बरकरार हैं। अभी भी ज़्यादातर लोग अपनी जाति या कबीले में ही शादी करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर तो नहीं, यहाँ पर आपको आना चाहिए कि जो वैसे गांव के इलाके हैं, पीछे के जो इलाके हैं, उनमें क्या भाई थोड़ा बहुत ये भी चलता है। ठीक है, अपने ही वो जाति के कबीले में शादी कर लेते हैं। ठीक है, फिर संवैधानिक प्रावधान के बावजूद छुआछूत की प्रथा अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। ठीक है, ये चीज़ तो अभी भी काफ़ी ज़्यादा चल रही है। और थर्ड पॉइंट आप देखो, जाति व्यवस्था के अंतर्गत कुछ जातियां लाभ की स्थिति में ही रहीं, तो कुछ को यहाँ पर आप देखो दबाकर रखा गया। इसका प्रभाव आज भी नजर आता है। यानी देखो, ऊंची जाति के लोगों की आर्थिक स्थिति सबसे अच्छी है, वे दलित तथा आदिवासियों की आर्थिक स्थिति सबसे खराब है। अब आप आगे आप देखो फोर्थ पॉइंट यहाँ पर, हर जाति में गरीब लोग हैं, पर गरीबी रेखा है के नीचे जीवन बसर करने वालों में अधिक संख्या निचली जातियों के लोगों की है, और ऊंची जातियों में गरीबी का प्रतिशत क्या है, सबसे कम है। फोर्थ फिफ्थ पॉइंट आप लिखोगे, देखो आज भी जातियों में अमीर लोग हैं, पर यहाँ भी क्या है, ऊंची जातियों वाले का अनुपात जो है वो बहुत ज़्यादा है और निचली जातियों का बहुत कम है। आगे आप देखो छठा पॉइंट आप देखो, जो जातियां पहले से ही शिक्षा के क्षेत्र में आगे थीं, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में भी उन्हीं का बोलबाला है। ठीक है, जिन जातियों को पहले शिक्षा से वंचित रखा जाता था, उनके सदस्य अभी भी पिछड़े हुए हैं, और आज भी जाति आर्थिक हैसियत के निर्धारण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि अभी भी जातिगत असमानताएं जारी हैं। अब आप देखो, ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आप खुद भी सोच के लिख सकते हैं कि नॉर्मल सी बातें हैं, आप लिख सकते हैं थोड़ी बहुत, अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो। ठीक है, समझाने लायक इनमें कुछ है नहीं। जो पॉइंट्स हैं, जो कुछ टफ वर्ड्स है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। फिर आप देखो प्रश्न 4 है यहाँ पर, 2 कारण बताएं कि क्यों सिर्फ जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते। ठीक है, अगर आप जाति के आधार पर होंगे तो इसमें आपको पता है कि भेदभाव हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि आप इसमें क्या लिखोगे, देखो भारत में जाति व्यवस्था भी धर्म की तरह चुनाव को प्रभावित करती है, किंतु केवल जाति के आधार पर ही चुनाव नतीजे तय नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें आपको पता है बहुत ज़्यादा भेदभाव हो जाएगा और दंगे भी हो सकते हैं देश के अंदर। ठीक है, पहला पॉइंट आप लिखोगे, देखो देश के किसी भी एक संसदीय चुनाव क्षेत्र में किसी एक जाति के लोगों का बहुमत नहीं है, इसलिए हर पार्टी और उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए एक जाति और समुदाय से ज़्यादा लोगों का भरोसा हासिल करना होता है। आगे आप देखो, कोई भी पार्टी किसी एक जाति या समुदाय के सभी लोगों का वोट हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि हर एक वोट आपको पता है क्या है, हर एक व्यक्ति की अपनी मर्जी है, वो किसी को भी दे सकता है। ठीक है, जब लोग किसी जाति विशेष को किसी पार्टी, आप देखो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ जूम करके, हाँ, तो अब आप आगे देखो यहाँ पर, जब लोग किसी जाति विशेष को किसी पार्टी का वोट बैंक कहते हैं, तो इसका मतलब यह होता है कि उस जाति के ज़्यादातर लोग उसी पार्टी को वोट देते हैं। इस प्रकार चुनाव में जाति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, तो होती है, किंतु दूसरे कारण भी महत्वपूर्ण होते हैं। अब देखो, मतदाताओं का लगाव जाति के साथ साथ राजनीतिक दलों से भी होता है। सरकार के कामकाज के बारे में लोगों की राय और नेताओं की लोकप्रियता का चुनावों पर निर्णायक असर होता है। ठीक है, अगला आप देखो प्रश्न 5 है यहाँ पर, भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। तो इसका उत्तर आप लिखोगे, देखो भारत की विधायिकाओं में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात बहुत कम है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, क्योंकि जो राजनीति पॉलिटिक्स है उसमें जो महिलाएं हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा कम है पुरुषों की तुलना में। ठीक है, जैसे आप देखो, लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या कुल सांसदों की 10% भी नहीं है। अब देखो आप, राज्यों की विधानसभाओं में उनका प्रतिशत 5% से भी कम है, और इस मामले में भारत दुनिया के अन्य देशों से बहुत नीचे है। ठीक है, भारत अफ्रीका और आप देखो लैटिन अमेरिका के कई देशों से पीछे है।
कभी कभार कोई महिला प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बन भी जाए तो यहाँ पर आप देखो मंत्रिमंडलों में पुरुषों का ही वर्चस्व रहा है। आगे आप देखो प्रश्न 6 आपको दिया है यहाँ पर, किन्हीं दो प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाते हैं। तो आगे आप देखो, इसमें आप देखो यहाँ पर आप देखो, संविधान निर्माताओं ने सांप्रदायिकता से निपटने के लिए भारत के लिए धर्मनिरपेक्ष शासन का मॉडल चुना है और इसके लिए संविधान में महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट आप देखो यहाँ पर क्या है, भारतीय राज्य ने किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार, यहाँ पर आप देखो अंगीकार नहीं किया है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म, पाकिस्तान में इस्लाम और इंग्लैंड में ईसाई धर्म का जो दर्जा रहा है उसके विपरीत भारत का संविधान किसी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता। ठीक है, तो ये बात आपने देखो यहाँ समझी होगी। सेकंड पॉइंट आप देखो, संविधान सभी नागरिकों को किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार प्रसार करने की आज़ादी देता है। ठीक है, ये हमारे भारत का संविधान है कि कोई भी किसी धर्म को अपना सकता है। ठीक है, और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। ठीक है, उसकी चर्चा कर सकता है, मतलब एक तरह से आप समझ सकते हैं यहाँ से। फिर उसके बाद आप देखो थर्ड पॉइंट यहाँ पर आपको क्या दिया, देखो संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी तरह के भेदभाव को अवैधानिक घोषित कर सकता है, करता है। आगे आप देखो, अब प्रश्न 7 आपको क्या दिया है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, किस चीज़ से होता है। देखो यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट दिए हैं, स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर से। तो यहाँ पर आप देखो इसका उत्तर आप लिखोगे, इसका उत्तर होगा आपका ख, समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं। ठीक है, अब आगे आप देखो प्रश्न 8 है यहाँ पर, भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, कहाँ है। अब आप देखो पंचायती राज की संस्थाएं। आगे आप देखो, अब यहाँ पर प्रश्न 9 आपके पास आता है, सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ संबंधी। अब आप देखो निम्नलिखित कथनों पर गौर करें और सांप्रदायिक राजनीति इस धारणा पर आधारित है कि, या अब यहाँ पर कुछ आपको पॉइंट दिए हैं तो इसका उत्तर आप लिखेंगे। देखो यहाँ पर क इस तरह से आपको एक मिलाने के लिए दे रखे। ठीक है, इनमें से कौन कौन से सही हैं, तो इसका उत्तर आप लिखेंगे। देखो ग होगा आपका, अ और सौ सही है। और सौ में आपको देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है। ठीक है, और 100 में आपको दिया है, और में आपको दिया है एक धर्म दूसरों से श्रेष्ठ है। ठीक है, ये सब चीज़ें। और उसके बाद आप देखो अगला आपको दिया है यहाँ पर 100। ठीक है, तो 100 में आपको क्या दिया है, एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं। अब आप देखो अगला है यहाँ पर प्रश्न 10 है, भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन गलत है। अब यहाँ पर आपको कुछ कथन दिए गए हैं और इनमें बताना है आपको कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे ख। ठीक है, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है। अब आगे आप देखो प्रश्न 11 आपको दिया है यहाँ पर, प्रश्न 11 में आपसे क्या पूछा है, डैश पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में ही है। तो किस चीज़ पर आधारित, जाति पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में ही है। अब आगे आप देखो प्रश्न 12 है यहाँ पर आप देखो, सूची 1 और सूची 2 का मेल कराएं और नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही जवाब आपको खोजना है। ठीक है, तो यहाँ पर कोड आपको दिया होगा सारे गामा के रूप में। ठीक है, तो अब इसका उत्तर आप देखो, इसका उत्तर आप लिखेंगे यहाँ पर रे। ठीक है, यानी कि पहले को आप मिलाएंगे ख से, दूसरे को क से, तीसरे को घ से और चौथे को गौ से। तो इसमें आप अपना सीधा उत्तर लिख सकते हैं रे। ठीक है, रे आपका इसमें क्या होगा, सही उत्तर होगा, जैसे कि पहले को ख से और दूसरे को। तो बस यहाँ पर आपके सारे क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर के कंप्लीट हो जाते हैं। और क्लास 10th आप क्लास 10th के अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर वीडियोस भी मॉडर्न मास्टर जी के चैनल पर देख सकते हैं। मैंने सभी पे वीडियो बना रखी है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हैं, मैं आपको वहीं पर उसका जवाब भी दे दूंगा। ठीक है, सो बाकी इस वीडियो में, आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। बाय।